बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्या, इवोल्यूशन चैप्टर। ठीक है, क्लास 12th का 7th चैप्टर है। और हमने इससे पहले बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, है ना। अब डिस्कस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था इससे पहले। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन डिफरेंट ट्रेड्स, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पे, कि कैसा क्या होता है। थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका फ़र्क पड़ता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो पहला है स्टेबलाइजेशन, है ना। ये ट्रेट है, याद रख लेना, स्टेबलाइजेशन ट्रेट है। तो इसको समझने के लिए आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, कुछ ऐसे पिरामिड टाइप का दिया है, ऐसा ऐसा, ठीक है, दिया हुआ है, एक बार देख लेना। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसका एप्लीकेशन। पहला है स्टेबलाइजिंग ट्रेट। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, ठीक है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर। ठीक, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो कोई बच्चा हेल्थी कम माना जाता है जब वो 2.5 किलो से लेके 4 किलो के बीच में हो। अगर 2.5 किलो से कम है तो वो बोलेंगे बहुत ज़्यादा कुपोषित है बच्चा। 4 किलो से ज़्यादा है बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है भाई, इसके मतलब जान का खतरा रहता है ना। यानी 2.5 किलो से लेके 4 किलो तक का बच्चा जो है वो नॉर्मल बेबी होता है जन्म के समय। ठीक, ये स्टेबलाइजेशन, यही चीज़ ये बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, स्टेबलाइजेशन करता है, यानी कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर करता है मीन कैरेक्टर वैल्यू को। यहाँ पे मैंने उसे इसको इंग्लिश में लिखा है, जिसको इंग्लिश में समझ आए इंग्लिश में कर लो, जिसको हिंदी में समझ आए हिंदी में कर लो। तो कोई कभी पूछे ऐसा बच्चा वाला एग्जाम्पल पूछे, ठीक है, तो बोल देना कि भाई स्टेबलाइजिंग ट्रेट है, नेचुरल सिलेक्शन का एप्लीकेशन है। ठीक सेकंड जो होता है वो डायरेक्शनल चेंज होता है। ठीक है, पहला क्या था, स्टेबलाइजेशन चेंज या फिर स्टेबलाइजेशन ट्रेट, है ना। अब सेकंड वाला जो हो गया वो डायरेक्शनल चेंज है, यानी मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द अदर मतलब वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। ये डायरेक्शनल है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शनल का मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरे को बहुत कम चाहिए। ठीक है, सपोज करो आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट डायरेक्शनल चेंज। देखो, जो एक गाय है वो दूध देती है 5 लीटर या फिर 1 लीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए बहुत सारा दूध, तो हमने एक ऐसी गाय को परचेज किया जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती है, 10 लीटर देती है एक दिन में। तो ये क्या हो गया, हमारा लालच हो गया, है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हुआ, है ना। हमने आर्टिफिशियली सेलेक्ट किया कि ये वाली जर्सी गाय हमको चाहिए जो कि 10 लीटर दूध से दे सके। ठीक है, तो क्या है, हमने एक ऐसी काउ चूज़ की जो कि हाई यील्ड देती है मिल्क का। ठीक है, तो एक डायरेक्शनल चेंज हो गया ना नेचुरल सिलेक्शन का, है ना। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ही हमने एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया काऊ का, कि ये वाली काऊ हमको 10 लीटर दूध देगी तो हम इसी को चूज़ करेंगे। तो कोई कम चूज़ करता है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए, तो बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए। ठीक है, तो ये क्या डायरेक्शनल है। इसके बीच मीन कैरेक्टर वैल्यू का ना ज़्यादा ना कम। ठीक, तो मीन कैरेक्टर ये क्या था, स्टेबलाइजेशन, ये स्टेबल था। लेकिन जब स्टेबल को छोड़ के बहुत ही ज़्यादा चाहिए बहुत ही कम चाहिए ऐसा बोलेगा तो डायरेक्शनल चेंज के अंतर्गत आता है। क्लियर है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नीट में आई है, इस चीज़ को याद रखना। तीसरा क्या है, डिसरप्शन मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल क्या है, डार्क एंड लाइट कलर्ड ऑयस्टर्स, यानी कि रंग में ढलना या बदलाव करना कैमोफ्लेज कहलाता है। तो लाइट कलर वाला लाइट बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज करेगा, रंग बदलेगा। ठीक है, डार्क वाला डार्क बैकग्राउंड में कैमोफ्लेज करेगा या रंग बदलेगा। ठीक है, ये डिस्ट्रप्शन का एग्जांपल है। मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ द एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस स्टेटमेंट में ज़्यादा मत ध्यान दो, बस इतना याद रखो कि कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल इसमें परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इससे रिगार्डिंग आते हैं। द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय, यानी कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगी, जेनेटिक इक्विलिब्रियम ख़त्म कैसे होगी। मैंने बताया था 5 फैक्टर्स हैं वो नहीं होते हैं तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी, लेकिन हो जाते हैं, हैपनिंग होती है उनकी, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम बर्बाद हो जाएगा। और मैंने बताया था कि रैंडम मेटिंग अगर होगी तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, रैंडम मेटिंग नहीं होती है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन को देखो, मतलब इसके एग्जाम्पल को देखो, बोला डिस्टर्ब बाय, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिससे जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो लैक ऑफ म्यूटेशन, नहीं भाई, म्यूटेशन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इससे जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, इससे डिस्टर्ब नहीं होता। लैक ऑफ माइग्रेशन, नहीं नहीं नहीं,
माइग्रेशन हो गया ना तो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन माइग्रेशन नहीं है, लैक का मतलब होता है नॉट, है ना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ माइग्रेशन, ठीक है जी, इसके ना होने की वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, लेकिन लैक ऑफ रैंडम मीटिंग नहीं होगा तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रैंडम मीटिंग हो रही है तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ रैंडम मीटिंग एब्सेंट है, रैंडम मीटिंग नहीं हो रही, इसकी वजह से जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, बिकॉज रैंडम मीटिंग फेवर्स और सपोर्ट जेनेटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ था। अब हम ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं, कुछ इवोल्यूशन के थोड़े और टाइप मतलब कि कुछ जानकारी ले लेते हैं छोटा छोटा, उसके बाद पूरा चैप्टर को ही ख़त्म कर देंगे। वैसे अभी तक मैंने जो पढ़ाया है ना उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई है, टेंशन मत लो, वहीं से क्वेश्चन आएंगे नीट में। तो अब ब्रीफ अकाउंट ऑन इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं इसके नोट्स। पहला, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ 3 बिलियन या 3,000 मिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, देखो यहाँ पे नॉन सेलुलर है, यहाँ पे सेलुलर है, तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 2 बिलियन या 2,000 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन ईयर एगो को ना अब मैं MYA से शो करूँगा, ठीक है। एंड सम ऑफ दिस सेल्स हैव एबिलिटी टू रिलीज O2, कुछ सेल्स जो थे सेलुलर फॉर्म के उसमें O2 रिलीज करने की क्षमता भी थी। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है, अबाउट 500 मिलियन ईयर्स एगो MYA इनवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे धरती पे, 500 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। MYA जॉलेस फिश इवॉल्व अराउंड 350 मिलियन ईयर एगो, जॉलेस फिश जो थी ना वो इवॉल्व हुई थी 350 मिलियन ईयर एगो। और सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स जो थे, है ना, सी वीड्स यानी कि जो कचरे होते हैं ना, कचरा जो समुद्र का, है ना, उसको बोलते हैं। एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड अराउंड द 320 मिलियन ईयर एगो। पाँचवा पॉइंट, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इवॉल्व ऑन द लैंड वॉज प्लांट्स, यानी कि धरती पे, है ना, पानी से निकल के धरती पे जो पहला एनिमल जो था, है ना, फैला था या ग्रो किया था, उसे हम प्लांट्स कहते हैं, ठीक। छठा पॉइंट, 350 मिलियन ईयर एगो एक फिश थी जिसका नाम था सीलोसंत, ठीक है, जो कि जॉलेस फिश थी, है ना, कॉल्ड लोफिन विच इवॉल्व्ड इनटू द फर्स्ट एम्फीबियन दैट लिव्ड ऑन द बोथ लैंड एंड वाटर एंड दे वेयर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सैलेमेंडर्स। 350 मिलियन ईयर एगो जॉलेस फिश भी इवॉल्व की थी, 350 मिलियन ईयर एगो ये सीलोसन जो फिश है वो भी दिखाई दी थी। 1938 में इसे पकड़ा गया था और इसे पता सोचा गया था कि ये तो मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये पाया गया था, ठीक है, ऐसे ही मिल गया था किसी मछुआरे को, ठीक। सातवां पॉइंट, डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड ड्यूरिंग जुरासिक एरा अराउंड 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब NCERT में जुरासिक पीरियड, ठीक है, और कुछ कुछ पीरियड दिए होंगे, एरा दिए होंगे, ठीक है, मीजोजोइक एरा वगैरह वगैरह, तो उसको पढ़ लेना एक बार, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बता दिया आपको ऐसे ही, ठीक है। एग्जाम्पल जो डायनासोर्स कौन कौन से थे, इक्थायोसोरस, टायरेनोसोरस एक्सेट्रा। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर्स गेट एक्सटिंक्ट, खत्म हो गया भाई। आठवां, फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीव्स, श्रीव क्या होता है, छोटा एनिमल होता है, तो पहले जो फर्स्ट मैमल था ना, सबसे पहला मैमल, वो एकदम श्रीव के जैसा छोटा छोटा था, ठीक है। नवा पॉइंट, सम मैमल्स लाइक लाइव होली इन वाटर, ऐसे एनिमल्स या मैमल्स जो कि पानी में रहते हैं पूरी तरीके से, तो वो है वेल, डॉल्फिन, सील्स, सी काव, ये चारों चीज़ें नीट में आई हैं एक साथ, ठीक है, समझ रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको स्टार्ट कर देते हैं क्या, हाँ अभी बहुत सारा टाइम है, तो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन का ट्रिक है एक छोटा सा कि डरा हैन, मुर्गी डर गया, ठीक है, तो DRA ड्रा, हैन HEN, ड्रा का मतलब, डी का मतलब होता है ड्रायोपिथेकस, उसके बाद आया रामापिथेकस, देन उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एच का मतलब होमो हैबिलिस, ई के मतलब उसके बाद होमो हैबिलिस का होमो इरेक्टस आया, उसके बाद निएंडरथैलेंसिस, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, देन होमो सैपियंस सैपियंस आया, ठीक। ये पूरा सीक्वेंस है इवोल्यूशन का, यानी डेवलपमेंट का, मैन का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स जो इससे रिलेटेड है ना, मैं पॉइंट से ही पढ़ाऊँगा आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहला पॉइंट है, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वेयर एग्जिस्टेड अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो एंड रामापिथेकस वॉज मोर लाइक मैन के जैसा था, और ड्रायोपिथेकस एप के जैसा था, एप जो आता है ना बंदरिया, ओ हो, तो एप के जैसा था। बोथ लिव्ड इन ट्रीज, दोनों के दोनों ट्री में रहते थे। देयर फॉसिल्स मैन्स लाइक बोन्स,
द फॉसिल्स मैन लाइक बोन्स जो थे डिस्कवर्ड इन इथियोपिया एंड तंजानिया, ये दो याद रख लेना सिटीज़ वगैरह जो भी नाम है इसका, इथियोपिया एंड तंजानिया, यहाँ से फॉसिल्स मिले थे मैन के बोन्स के जैसा जो था, ठीक है। तीसरा जो ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में ये रहते थे। एंड दे हंटेड विद द स्टोन्स बट एट फ्रूट, ये हंट करते थे स्टोन के थ्रू लेकिन खाते थे फ्रूट को। चौथा पॉइंट, होमो हैबिलिस वेयर फर्स्ट ह्यूमन बींग लाइक होमिनिड, उनको होमिनिड कहा जाता था। देयर ब्रेन कैपेसिटी वॉज बिटवीन 650 to 800 cc, उनका जो ब्रेन कैपेसिटी था वो 650 से 800 cc का था। और ये भी क्या खाते थे, फ्रूट्स को ही खाते थे। पांचवा पॉइंट, होमो इरेक्टस लिव्ड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर अगो, यानी कि होमो इरेक्टस जो थे वो 1.5 मिलियन ईयर अगो लिव किए थे, ठीक है। एंड देयर ब्रेन कैपेसिटी, उनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, 900 cc की थी। होमो हैबिलिस का क्या था, 650 से 800 cc था, ठीक है। और होमो इरेक्टस का क्या है, 900 cc का है। दे एट मीट, ये मांस खाते थे होमो इरेक्टस, ठीक है। देयर फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा आइलैंड सो कॉल्ड जावा मैन, और यही होमो इरेक्टस है जिसने फायर का आविष्कार किया था, किसका, फायर का, यानी इनने आग जलाना सीखा था सबसे पहले, ठीक। छठा पॉइंट, निएंडरथल मैन लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड देयर ब्रेन कैपेसिटी वॉज 1400 cc। निएंडरथल मैन का 1400 cc का ब्रेन था। दे लिव्ड अबाउट 1,40,000 ईयर बैक, यानी कि 1 लाख से 40,000 साल पहले ये जीते थे, ठीक है, और एग्जिस्ट हो चुके हैं। दे बरीड देयर डेड बॉडी, यानी कि ये मरने के बाद उनकी डेड बॉडी, अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी को मतलब दफना देते थे, ठीक है। सातवां पॉइंट, अबाउट 75 to 10,000 ईयर्स बैक, यानी 75,000 से 10,000 साल पहले, है ना, मॉडर्न होमोसेपियंस जो है डेवलप हुआ या एग्जिस्ट हुआ। दे लिव्स इन केव, ये गुफा में रहते थे, है ना। मेड केव आर्ट्स, इन्होंने केव में आर्ट्स बनाए, यानी कि कुछ कुछ जो मूर्तियाँ दिखती हैं या फिर कुछ कलाकृति दिखती है ना, वो इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ह्यूमन सेटलमेंट किया, लाइक एग्रीकल्चर वगैरह किया इन्होंने। दे नोन एज मॉडर्न मैन, हम होमोसेपियंस को मॉडर्न मैन कहते हैं, ठीक। दे अरोज इन अफ्रीका, ये अफ्रीका में अरोज हुए और स्प्रेड किए पूरे वर्ल्ड में बाय ट्रैवलिंग, घूम घूम के पूरे दुनिया में छा गए। अब नोट क्या करना है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी जो है वो एडल्ट ह्यूमन के स्कल के जैसा दिखता है देन एडल्ट चिंपैंजी स्कल, ठीक है। यानी कि जो बेबी चिंपैंजी होता है उसका जो स्कल है वो एडल्ट ह्यूमन के स्कल के जैसा दिखता है। एडल्ट ह्यूमन चिंपैंजी का स्कल अलग दिखता है, ठीक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चैप्टर तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है लेकिन कुछ क्वेश्चंस देख लो, जॉब के लिए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट मैन इज मोर क्लोजली रिलेटेड विद द चिंपैंजी देन होमिनिडेव्स। मैंने पहले बताया कि उसका स्कल दिखता है सेम, लेकिन स्कल को हम क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि बेबी चिंपैंजी का मिलता है, एडल्ट का नहीं मिलता। तो कौन सा एविडेंस है जो कि बताएगा कि मैन जो है जो एप्स के जैसे दिखता है, ठीक है, ये एप्स चिंपैंजी के जैसे होता है, बस रिलेट करता है, क्लोजली रिलेटेड है। तो ये है एविडेंस फ्रॉम डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोम्स, यानी कि जो एप है या फिर चिंपैंजी है उनके सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स से जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया है उनको और मैन के एविडेंस मतलब डीएनए को मिलाया गया तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज उनमें पाया गया, ठीक है। तो इसलिए बताया जाता है कि वो क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। समझ आया इतना। अब यहाँ पे देखो एक और नोट आ गया, मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं अगर इस चैप्टर में पूछा जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन अगर सेम है तो कन्वर्जेंट, हम बता रहे थे कि मैक्सिमम क्वेश्चन डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से आता है इस चैप्टर में। तो फंक्शन अगर सेम है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, उससे बनने वाला स्ट्रक्चर एनालॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट है तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, होमोलोगस इसका स्ट्रक्चर्स बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड नोट क्या है, जियोग्राफिकल एरिया वर्ड देखते ही आपको एडेप्टिव रेडिएशन टिक करना है जब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी हो ऑप्शन में, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है ऑप्शन में तो एडेप्टिव रेडिएशन आपको टिक करना ही होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नौबत आ गया कि फंक्शन डिफरेंट है और वहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी दिया है, एडेप्टिव रेडिएशन भी दिया है, और उस क्वेश्चन में अगर जियोग्राफिकल एरिया दिया हुआ है तो आपको एडेप्टिव रेडिएशन को ही टिक करना है। एकदम सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, जियोग्राफिकल एरिया देखते ही एडेप्टिव रेडिएशन को टिक कर देना, 4 नंबर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखो, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट
एंड स्प्रेडिंग टू द अदर, यानी कि डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अदर जियोग्राफिकल एरियाज। अब जियोग्राफिकल एरिया आ गया, ठीक है, आपको क्या लगेगा ये तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, लेकिन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन तो है, लेकिन उसका एक और टाइप था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से रिसेंबल करने वाला, एडेप्टिव रेडिएशन। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि जियोग्राफिकल एरिया जहाँ दिखा आपको एडेप्टिव रेडिएशन टिक करना है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं टिक करना है। ये नहीं है ऑप्शन में एडेप्टिव रेडिएशन तो डाइवर्जेंट को टिक कर देना, लेकिन डाइवर्जेंट भी है ऑप्शन में, एडेप्टिव भी है तो एडेप्टिव रेडिएशन को ही टिक करना, आगे बढ़ना, ठीक है, समझ आया। अब लास्ट एक टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोल सकते, ये चैप्टर का एक समरी है छोटा सा, जो कि ह्यूमन की ब्रेन कैपेसिटीज से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू और मैच वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज, यानी कि ब्रेन साइज देख लेते हैं कौन कौन सा किसके पास क्या क्या है, ठीक है, तो थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया जूम, ठीक है। होमो हैबिलिस में 650 से 800 सीसी का ब्रेन होता है, होमो इरेक्टस में 900 सीसी का ब्रेन होता है, होमो निएंडरथल मैन में 1400 सीसी का ब्रेन होता है, और होमो सैपियंस में 1350 सीसी का ब्रेन होता है। ये चारों चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है और कंठस्थ याद होनी चाहिए, रट्टा रट्टा याद होना चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर ओवर होता है, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, जितना पढ़ा है उससे ही नीट में क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा बाहर में नहीं आएगा, बहुत ईजी है, सिंपल है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अगर अच्छा लगा तो शेयर कर देना, दोस्तों को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। ज़रूरतमंद बंदे जो नीट के लिए पागल हैं, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनका ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देना, ठीक है जी। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, अनदर चैप्टर के साथ, अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय